हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं रवि आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग, 11th की अकाउंटिंग। और जिसमें हमने पहला चैप्टर शुरू किया और अच्छे से हमने उन चीज़ों में दो तीन लेक्चर रेडी भी कर लिए हैं। तो आज हम अपनी स्टडी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज थोड़ा जल्दी कवर करेंगे चीज़ों को, क्योंकि हमने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कवर कर ली हैं। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं हम यहाँ से। तो हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास से फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहले हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था हमने कि रिकॉर्ड को अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन भी क्या हो गया, एक फंक्शन की सिस्टमैटिक तरीके से जो ट्रांजैक्शन है उनको अच्छे से रिकॉर्ड करना पहला काम हो गया अकाउंटिंग का। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो भी कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपके बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसी जो बिजनेस से रिलेट करती है, आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो ओके, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वैसे ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। और वो भी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना कि किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे भी रिकॉर्ड कर लिया, हमें उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है ताकि हम उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज कर सके। ठीक है गाइस, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था इसके बारे में कि फाइनल अकाउंट्स हमारा असली ऑब्जेक्टिव क्या है, हम फाइनल अकाउंट्स बनाएं। तो अकाउंटिंग का फंक्शन भी क्या हो गया कि फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट से बना के हमें फायदा मिलेगा क्या, फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स बना के हमें फायदा क्या मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे हो, आप ही को नहीं पता कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, किसी ने आपसे पूछ लिया, तो उसके लिए स्टेटमेंट तो बनाओगे। तो वो जो स्टेटमेंट बनाओगे वो कौन सी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो आपको पता लगेगा कि अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, किसी ने आपसे पूछ लिया कितनी आपके पास एसेट्स है, मतलब कितनी आपके पास बिल्डिंग है, कितनी आपके पास लैंड है, कितने की मशीन पड़ी है, कितना स्टॉक पड़ा है, कैश कितना है, डेटर कितना है, कितनी आपके पास लायबिलिटी है, बैंक से लोन कितना लिया है, ये सब बैलेंसेस आप कहां से बताओगे, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से बताओगे आप। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे कैश कितना है आपके पास इस वक्त बैंक में, और हार्ड कैश आपके बिजनेस में कितना है, तो कैसे बताओगे उसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के। तो जितनी भी सारी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जितनी भी आप स्टेटमेंट देख रहे हो, यही हमारी स्टेटमेंट होती है। फाइनली जो हम अकाउंट बनाते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस जानना चाहते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा। अब जानना चाहते हो कि पोजीशन क्या है, तो बिजनेस से। कैश कहाँ जाता है, कितना आता है, कहाँ से जाता है, किसको देते हो, किससे कितना लेते हो, आपके बिजनेस में कितना कैश है, कितना नहीं है, सब कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा। तो ये हमारा फाइनल फाइनल अकाउंट्स होता है कि फाइनली लास्ट में सब ट्रांजेक्शंस, बिजनेस में ना जाने डेली लाखों ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, पूरे साल में करोड़ों ट्रांजेक्शंस, लाखों ट्रांजेक्शंस हो जाएंगी, उन्हें हम सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में इन ट्रांजेक्शन से हम हमारे पास फाइनल अकाउंट्स निकल कर आएंगे। ये तीन चीजें जिससे हम एनालाइज करेंगे चीजों को, समझ पा रहे हो। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखो जल्दी इसलिए खींच रहे थे क्योंकि हमने पहले भी इसे डिटेल में पढ़ रखा है, तो एक बार हम, ठीक है, तो इन चीजों को आप समझो, अपनी लैंग्वेज में लिख कर आप वहां पर आ सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग में आप पे क्वेश्चन आया तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी थी, फाइनल अकाउंट 3 होता है, तो उन चीजों के बारे में आपको बताना है। पहले में जैसे फर्स्ट था मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो आप बता दोगे कि भाई सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करनी होती है ट्रांजेक्शंस को, जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होती है, और कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस होती है। ठीक है, तो
ये आपको अपने तरीके से बता सकते हैं आप उसमें, ठीक है, बट की टर्म्स जो है वो जरूर उसमें लिखना, ठीक है। जैसे कि दूसरा वाला पॉइंट था हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स हमारे पास तीन ही होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा बनाने का मेन पर्पस फंक्शन कौन सा, ये तीनों बनाना, ठीक है। तो आप इन तीनों को मतलब अपने जब आप लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, तो इन तीनों के बारे में भी लिखोगे, मतलब इनका जिक्र करोगे अपने जब लिखोगे आंसर में, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को पता है उसके बारे में और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में हम बनाते हैं प्रिपेयर्ड एंड इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड या ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। कैश फ्लो का जिक्र नहीं करा, बट कैश फ्लो भी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कि हमें किससे पता लगती है कि प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, कि प्रॉफिट हमें हुआ है कि लॉस हुआ है हमें ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे पता लगती है, बैलेंस शीट से। एज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोथ द स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स फॉर द टेकिंग डिसीजंस। यूजर्स हमें पता ही है कि ऑल द यूजर्स, जो भी इंटरनल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स है, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसी से तो डिसाइड कर पाएंगे ये कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, इनके पास खुद का पैसा कितना है, वो बैलेंसेस देखकर कि कितनी इन पर प्रॉपर्टी है, कितनी इन पे उधारी है, ये सारी आपको बैलेंस शीट से पता लगेगी। और पिछले सालों की बैलेंस शीट भी आपसे यूजर्स मांगेंगे कंपेयर करने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो वो अपना डिसीजन ले सकेंगे। सप्लायर अपना डिसीजन लेगा कि इन्हें उधार पर माल देना है कि देना, इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेगा कि इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, बैंक्स अपना डिसीजन लेंगे इन्हें उधार में लोन दें या ना दें, मतलब लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि ये हमें पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉइज भी ये सोचेंगे कि देखते ही कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है या लॉस में चलती रहती है, यहाँ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हर किसी के लिए ये सारी चीजें यूजफुल रहेंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने अकाउंटिंग पीरियड पहले ही पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग पीरियड, तो यहाँ से आपने बिजनेस स्टार्ट करा, ट्रांजेक्शन हुई, ये आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। ये आपका पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड है ना, हर महीने, ठीक है। जनरली 12 मंथ का होता है, ठीक है। मान लेते 1 जैन से आपने स्टार्ट करा, 31 दिसंबर तक ये खत्म होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है 12 महीने होंगे, ठीक है। 12 महीने होंगे तो ये आपका हो गया, एंड 1 2 3 4 5 6, ये आपके 12 महीने हो गए, ठीक है। हर महीने आपके ट्रांजेक्शन होंगी, हर महीने ट्रांजेक्शन होंगी, इस तरीके से पूरे साल में मैंने कितनी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, और एंड में जाके हम फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर होता है, वो अच्छे से सीखेंगे, हमने पहले भी सीख रखा है, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से। अगर आप पहली क्लास से इन वीडियोस में बने हुए हैं तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, ये हमारी डे टू डे लाइफ है, हम अपने रियल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। बस रियल लाइफ में हम सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलते, अपने तरीके से चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट अकाउंटिंग में एक सिस्टमैटिक तरीका हमें फॉलो करना होता है। रीजन, क्योंकि कल आप सीए बन जाओगे, अगर सब हर कोई अपने तरीके से करेगा तो आप चीजों को समझ कैसे पाओगे, एक स्टैंडर्ड भी तो फॉलो करना होता है। जब वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे, ओके, तभी तो मैच कर पाएंगे दूसरी कंपनी से, अपनी कंपनी के अकाउंट्स की दूसरी कंपनी कैसा प्रॉफिट कर रही है, कैसा नहीं कर रही, समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट में भी काम आता है, ठीक है। आपको अब सीधी सी बात है, बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दोगे तो ये पता भी तो रहना चाहिए कि कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स देना। गवर्नमेंट ने आपसे पूछ लिया तो फिर आप उस पर टैक्स बता सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स कि देखिए इतनी इनकम हुई, ये हमारे सारे प्रूफ है। क्योंकि ट्रांजेक्शन तो आप वही रिकॉर्ड करोगे जिनके प्रूफ होंगे, बिना प्रूफ के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड कर नहीं सकते, ठीक है। अनटिल अनलेस कुछ अजम्पशंस रहती हैं, बट वो हर किसी को पता रहती है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसमें मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। हमें पता है कि अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, एज ए लॉ, एज ए प्रूफ
उन्हें हम मान सकते हैं। अकाउंटिंग जो हम करते हैं ये फाइनल अकाउंट्स होता है, एज ए प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लेके एज ए प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मान सकते हैं, ठीक है, एविडेंस मान सकते हैं। कारण क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हम इसमें कर रहे हैं वो हम क्या कहते हैं रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके कर रहे हैं, उसमें हर ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास एविडेंस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम शो कर सकते हैं। तो इसलिए जब किसी चीज में ऑलरेडी हमारे पास प्रूफ है और हम कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सारी चीजें फॉलो करके बना रहे हैं, एक फॉलो सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, तो लीगली तो हम पहले से सारे काम कर रहे हैं, तो एज ए प्रूफ एज ए एविडेंस हम अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट्स को ले सकते हैं, ठीक है। Besides the laws such as the Companies Act, Income Tax Act, RNA Companies Act, Income Tax Act, GST Act, etc. require submissions of returns in the form and period as is prescribed in the law. The returns can be submitted if the accounting records are maintained systematically and timely. ठीक है, तो आपको अगर तुम टाइमली अपने खाते बनाओगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे, तभी तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, और जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे तो आपको पता है, ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में आगे तो इतने समझदार होने चाहिए कि जो कंपनीज होती है उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, ये सारी रिटर्न देनी पड़ती है। किसको? गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारे पास कितना टैक्स हुआ, कितना नहीं हुआ। एक टाइम पीरियड होता है उन्हें सबमिट करने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए उनके पास एक टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड तो आप तभी मीट कर पाओगे ना जब आपने टाइम से फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, तभी तो बता पाओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, टैक्स कितना देना है, कितना नहीं देना, ठीक है। एक टाइम फ्रेम होगा कि इतने बीच में आपको टैक्स मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देना है, रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर हम यहाँ पर एज ए प्रूफ फिर हमारे लिए यूज हो सकता है कि देखो हमारे लिए इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हम टैक्स दे रहे हैं, ओके, यू कैन चेक और फाइनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो चेक कर सकते हैं, एविडेंस पे आपने बनाया तो ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट हुआ वो सही होगा, उसमें आपने कुछ हेरा फेरी नहीं की है, ठीक है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जब हमने फाइनल अकाउंट बना लिए, ठीक है, तो फिर उनकी जरूरत यूजर्स को पड़ती है, आप ठीक है, यूजर्स को पड़ती है, तो यूजर को वो हमें शेयर करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्यों उन्हें जरूरत पड़ती है? हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें जरूरत पड़ती है ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन की। क्यों? क्योंकि वो एक डिसीजन ले सके कि सब माल उधार में देना है कि नहीं देना, लोन देना है नहीं देना, इस फर्म को, कंपनी को। इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है गाइस। पढ़ लेते हैं, सॉरी गाइस। Communicating the financial information. It is yet another function of accounting to communicate the financial information to the users, which may be internal users or external users such as the management, banks, employees, government authorities, etc. ठीक है गाइस, तो ये हम तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में कि यूजर्स होते हैं, गवर्नमेंट यूजर्स होता है, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे पास यूजर्स होते हैं जिनके हमें वो ऑब्वियसली अगर आपको बिजनेस में किसी के पैसा लगाना है, मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपको बिजनेस में पैसा लगाना है, ठीक है, बिजनेस में अगर आपको किसी के पैसा लगाना है, बिजनेस में अगर ये आप हो, ठीक है गाइस, ये आप हो और आपको किसी के बिजनेस में पैसा लगाना है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखोगे इस बिजनेस में कि आपका पैसा है ये, ठीक है, ये आपका पैसा है, तो आप यही तो देखोगे कि इसके अंदर कि अगर मैं इसमें पैसा लगा रहा हूं, ये बिजनेस है कैसा, कि क्या प्रॉफिट करता है भी कि नहीं करता, खुद कहीं उधारी पर नहीं चल रहा, ये बैलेंस शीट से, कैश फ्लो से, ये सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सारी चीजों से पता लगेगा ये प्रॉफिट कितना करती है फर्म, पिछले सालों का प्रॉफिट कैसा है इनका, इनफैक्ट कितनी इनकी खुद की प्रॉपर्टी कितनी है, उधारी की कितनी है, लोन कितना ले रखा है, कितना औरों से पैसा लेना है, औरों को कितना इस बिजनेस से पैसा लेना है, इनके बिजनेस में कैश का फ्लो कैसा रहता है, कैसा कितना कैश इनके पास पड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें जब आप जान जाओगे, मान लो कि आप इन्वेस्टर हो, तभी तो ये पैसा इन्वेस्ट करोगे इनके बिजनेस में, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इससे आने वाले समय में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा मुझे पैसा मिलेगा आने वाले समय में, तब इन्वेस्ट करोगे। यही बैंक सोचेगा, ठीक है, यही बैंक सोचता है। बैंक क्या सोचता है?
यही सारी चीजें देखेगा कि इन्हें लोन दें या ना दें, दे तो कितना दे, कितने रेट पर दे, तो ये सारी चीज बैंक सोचता है। ऐसे ही मैनेजमेंट है, ऐसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या सोचता है? मैनेजमेंट ये देखेगा कि ओके हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारे पास खुद की एसेट्स कितनी है, क्या हमारे पास कैश का फ्लो चल रहा है, कितना कैश है, पिछले सालों में हमने प्रॉफिट कितना किया था, क्यों, अगर ज्यादा हुआ तो कैसे ज्यादा हुआ और कैसे और ज्यादा कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया। तो ये सारी चीजें यूजर्स की जरूरत पड़ती है, हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे यहाँ पर। ओके दोस्तों, ओके हम रीड कर लेते हैं। इट इज येट अनदर function of accounting to communicate the financial information to the users, which may be internal users or external users such as management, banks, employees, government and authorities etc. ठीक है। असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट पहले भी हमने पढ़ा है कि अभी भी हमने डिस्कस करा कि मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, अलग से एक पॉइंट बना के दे दिया इन्होंने मैनेजमेंट का, जबकि कम्युनिकेशन में ही बता रखा है कि मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, यूजर्स तो मैनेजमेंट भी है, तो यहाँ पे इन्होंने अलग से बता दिया। assistance to the management often requires financial information which is given by the accounting records which in turn helps the management in decision making। तो हमें पता ही है कि मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कि वो डिसीजन ले पाते हैं कि हमारा जो हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो उसे स्टेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं प्रॉफिट को। ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन सच अ मैनर दैट एसेट्स ओन्ड आर नोन, मतलब इस तरीके से हमें रिकॉर्ड इस तरीके से रेडी करके रखने कि हमें ये पता रहे कि हमारी एसेट्स कौन सी है, उधारी की कौन सी है, हमने किसको कितना पैसा दे रखा है, मतलब किससे कितना लेना और किसको कितना देना है। ठीक है, हम पे उधारी कितनी है, तो ये सारी चीजें हमें पता रहनी चाहिए, क्लियर कट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना एग्जैक्ट पता रहना चाहिए। it will assist the management in protecting the assets and also exercise the control। मतलब अगर आपको खुद को पता है कि आपकी एसेट्स कौन सी हैं, आपको पता ही है आपकी बिजनेस की एसेट्स हैं, ठीक है, बेशक आपने उधारी के पैसे से खरीदी है, बट है तो आप ही की बिजनेस की अभी तो फिलहाल एसेट्स। तो अगर आपको ये पता रहे कि ये एसेट्स आपकी है, तो आप उसे और भी अच्छे से यूटिलाइज करोगे, आपका ध्यान रहेगा उस एसेट्स पे। मान लो कि आपके पास दो मशीन है, ये एक मशीन है, ये दूसरी मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है, ये दूसरी मशीन है। ओके, इस मशीन की जानकारी आपको है, ठीक है, ये मशीन ए है, बट इस मशीन की जानकारी आपको नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है आपके पास ये मशीन है, तो आप अच्छे से यूज करोगे इस मशीन को, यूटिलाइज करोगे, और आपका कंसर्न भी रहेगा, आप ध्यान भी रखोगे इस मशीन का। बट आपको पता ही नहीं ये मशीन आपकी है, तो आपका ध्यान रहेगा इस पे, कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाए, खराब हो जाए, कैसी पड़ी, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको मतलब तो अपने इस मशीन से रहेगा। बट आपको पता रहे कि ये भी तो आप ही की है, तो आप दोनों मशीन पे ध्यान दोगे, अच्छे से यूज करोगे, इनकी रिपेयरिंग अच्छे से कराओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पता लगेगी, जब आप बैलेंस शीट में देखोगे कि आपकी खुद की एसेट्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये तो खत्म हुए हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा और तेज चलेंगे क्योंकि वही चीजें रिपीट होकर आएंगी बार बार, तो थोड़ा सा और तेज चलते हैं ताकि ये खत्म कर सके हम। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने से फायदा क्या है, क्या मिलेगा हमें अकाउंटिंग करने से। पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, अपने बिजनेस की हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी बिजनेस में हम प्रॉफिट करते कितना है, बैलेंस हमारे पास कितना रहता है। तो मतलब फाइनेंशियल, ऑब्वियसली हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे, तो हमें इंफॉर्मेशन कौन सी मिलेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, सब में पैसा इन्वॉल्व है, बैलेंस शीट कितनी है, तो सारी चीजें हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, कि हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर्ड हुआ, एंड आल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन फ्रॉम द अकाउंटिंग। तो ये आप अच्छे से जान सकते हैं कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। या बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि आपकी पोजीशन है कितनी, क्या, बैलेंस शीट से।
आपके पास कैश कितना पड़ा है ये अच्छे से जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये हम आपको एडिशनली लेके चल रहा हूँ, बुक में नहीं दिया है यहाँ पर, बट ये भी हमारी एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इस पे ध्यान देके चलना, इसे आपको याद करना है, ये नहीं कि सिर्फ इन दोनों को याद कर ले, पढ़ा रहा हूँ तो इसे भी याद करके चलना है आपको, ओके गाइस। अभी बढ़कर है असिस्टेंस टू दी मैनेजमेंट। और कौन सा फायदा है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक्स द डिसीजंस एंड एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलेगी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मैनेजमेंट उसी तरीके से अपना डिसीजन लेगा, ओके गाइस। रिप्लेसेस मेमोरी, हर ट्रांजेक्शन, अब हमें पता है कि ये याद, अगर हम रिकॉर्ड ना करें ट्रांजेक्शन, ठीक है, कि मान लो कि जनवरी 10 को, ठीक है, 2023 में जनवरी 10 को हमने गुड्स सोल्ड किए थे, हमने गुड्स सोल्ड किए थे कितने रुपीस के, कितने में हमने सोल्ड किए थे 10 लाख के, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसी हर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बट रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो आपको याद रहेगा, किसी दिन मैंने पूछा अरे 10 लाख की ट्रांजेक्शन करी थी, आपने रिकॉर्ड नहीं रखा, तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। बट लिख के रखोगे तो तुरंत देखोगे अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट में अपने खातों में देखोगे, अच्छा सेल गुड्स की सेल करी थी, तो गुड्स के खातों में जाओगे, स्टॉक में चेक करोगे किस डेट की कितने की बता रहे, 10 लाख की थी, हाँ की तो है, जनवरी के टाइम पे हमने ये इस डेट को, तो ये रिप्लेस कर देगी आपकी मेमोरी को, याद दिला देगी, अच्छा उस दिन हमने ये ट्रांजेक्शन की थी, आपको तुरंत ही याद आ जाएगा, अच्छा उससे हमें इतना पैसा लेना था, अच्छा उसको इतना पैसा देना था, मिस्टर वाई ने हमसे गुड्स उधार खरीदे थे, मिस्टर एक्स को हमने उधार भेजे थे, चिंटू ने हमसे गुड्स उधार में खरीदे हैं, ठीक है, मनोज से हमने उधार में मशीन खरीदी है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता लगेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, मतलब अकाउंटिंग से, खातों से ये इंफॉर्मेशन पता लगेगी। और सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस objects the necessity to remember transactions. The accounting record provide the necessary information, okay. नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब अब आपको पता है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि आपने क्या करा, फाइनल अकाउंट बना लिए, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड था, आपने फाइनल अकाउंट बना लिए, ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया, तो आपने ये आपका अकाउंटिंग पीरियड था, तो इसे आप प्रीवियस वाले अकाउंटिंग पीरियड से जो यहाँ बनाई थी आपने पहले फाइनल अकाउंट, जो पिछले साल बनाई होंगी आपने फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड सीएफ, ये इन सारी चीजों से इसे कंपेयर कर सकते हो कि पहले हमारे पास बैलेंस शीट में कैसे क्या क्या चीजें थी, क्या नहीं थी, अब क्या क्या चीजें हैं, कितना बैलेंस था हमारे पास, स्टॉक का, मशीन का, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, डेटर कितने थे, क्रेडिटर कितने थे, उधारी किससे कितनी लेनी थी, ये कंपेयर कर सकते हो। पहले कैश कितना कहां से आता था, कितना कहां को जाता था, कितना बचता था, ये कंपेयर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही कर सकते हो, पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, कम हुआ था तो क्या कमी थी, जो कम हुआ था, जो इस बार हमने प्रॉफिट ज्यादा कर लिया, अगर इस बार कम किया तो पहले क्या सही था कि पहले हमने ज्यादा करा था जो इस बार नहीं किया है। देख लो कैसे हम डिसीजन ले रहे हैं। और हम यही अकाउंट दूसरी कंपनियों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरी कंपनियां कैसे काम कर रही है, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे ऊपर लेके जा रही है, तो ये कंपैरिजन चलता है। तो यूजर को यही तो चाहिए कि वो इस आपकी कंपनी के खातों से भी कंपेयर कर सके, दूसरे से भी कर सके, तीसरे से भी कर सके, ताकि वो डिसीजन ले सके सभी कंपनी के खातों को देखकर कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, उधार में देना है कि नहीं देना, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट है फैसिलिटेड सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अभी भी हमने पढ़ा कि लीगल रिक्वायरमेंट में हमारे पास अच्छा काम करता है, मतलब एज ए प्रूफ हमें से ले सकते हैं। आपको पता ही है कि आप इनकम तो करोगे या लॉस करोगे, रिटर्न तो आपको फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करोगे, ठीक है, आईटीआर फाइल करोगे, जीएसटी रिटर्न ओके, जीएसटी रिटर्न आप फाइल करोगे, ठीक है, एक टाइम पे, एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम में आपको करनी पड़ेगी, ये आपका काउंटिंग पीरियड होगा, ये आपको रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। जब आप यहाँ पे टाइम से बना पाओगे, जब बना दोगे और रिटर्न फाइल कर दोगे, जब आप टैक्स पे करोगे तो आपको प्रूफ पता ही है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट हुआ है।
उसी हिसाब से आप टैक्स दे दोगे और गवर्नमेंट को बता भी सकते हो, देखो हमारे अकाउंट में खुद इतना प्रॉफिट हुआ तभी तो आपको इतना टैक्स दे रहे हैं। A systematic accounting record immensely helps in settlement of income tax and goods and services tax liabilities, since it is a good evidence of the it is a good evidence of the correct recording of transactions। ठीक है, तो बिजनेस कर रहे हैं हम, ठीक है, जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जीएसटी क्यों भरनी पड़ेगी? क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं यार, सामने वाले को माल बेच रहे हैं, उस पर हमें कहते हैं टैक्स चार्ज करना होता है, और टैक्स जो बिजनेस होता है वही मतलब उसे ही रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये चीज आप धीरे धीरे सीखेंगे आगे चल के। ओके दोस्तों, फैसिलिटेट लोन, ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि हम अगर हमें लोन लेना है तो लोन वाला भी तो बैंक भी तो हमसे यही बोलेगा, दिखाओ अपने फाइनल अकाउंट्स। चेक करेंगे तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स प्रीवियस ईयर के साथ भी और उससे पहले के सालों के साथ भी कंपेयर करेंगे, कितना कैसी परफॉर्मेंस है आपकी। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, फटाफट से पढ़ते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमें ये सारी चीजें पता लग चुकी है। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ potential which is supported by the performance and the security of loan. Accounting makes available the information with respect to performance and also assets that are available at security। तो बिजनेस बैंक भी तो ही सोचेगा कि इनके पास खुद की एसेट्स कितनी है, समय आने पर अगर नहीं दिया तो एसेट तो ले रखी जाएगी ना गिरवी। ओके, परफॉर्मेंस कैसी रह रही है इनकी, अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है, ओके चलो इन्हें लोन दे सकते हैं हम, क्योंकि हमें लोन पे कर सकते हैं। तो बैंक ऐसे थोड़ी किसी को भी पैसा दे देगा कि हमारा बिजनेस है हमें पैसा दे दो। ठीक है, तो ऐसे किसी को भी नहीं पैसा दे सकता। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट, हम पहले से समझ चुके हैं, आपको रीड करना ये। ओके, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ये सेल ऑफ बिजनेस में भी हमारा मदद करता है। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब है जहाँ पे हमारे लिए चीज हेल्पफुल रहे, तो हमारे पास सेल ऑफ बिजनेस में भी हेल्पफुल रहती है। क्योंकि अगर कोई चीज आप बेचने जाओगे तो उसे बताओगे तो नहीं सामने वाले को, देखो ये इतना हम प्रॉफिट करते हैं, या आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे पास बिजनेस में कितना 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 माल पड़ा हुआ है, मतलब कितनी एसेट्स है हमारी, मशीन कितनी वैल्यू की है, सब बैलेंस शीट से पता लगेगा। ठीक है, हमारे पास खुद की उधारी कितनी है, खुद की उधारी मतलब किसी को हमें उधारी कितनी देनी है, कितना पैसा देना है, किसी से कितना लेना है, क्रेडिटर कितने हैं। ठीक है, दूसरों का पैसा कितना हमारे बिजनेस में लगा हुआ है, हमारी खुद की एसेट्स कितनी है, दूसरों के पैसों से खरीदी हुई एसेट्स कितनी है, कितनी वैल्यू की है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, ठीक है, जब आप इन सभी चीजों को नापते हो, तोलते हो, तब ये देखते हो कि खुद का आपका कितना और आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है। जब अपने बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर बैलेंस शीट से निकालोगे ऑब्वियसली, जब देखोगे आपका पैसा कितना है, उधारी का पैसा कितना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता है, ठीक है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे। मान लो कि आपका खुद का पैसा 10 लाख का, ठीक है, और सामने वाले का पैसा 5 लाख का, उधारी दे दी तो बिजनेस कितने का आपका 5 लाख का, बट आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, आपकी मार्केट में गुडविल भी अच्छी है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, रेपुटेशन भी है। ये सब कुछ आपने अर्न कर लिया जो पिछले पास्ट में आपने इतने एफर्ट्स लगाए थे, इतना अच्छा बिजनेस किया था, इतनी अच्छी सर्विस दी थी जो सोसाइटी को। ये सारी चीजें जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, ये आपने अर्न की है। कब, कैसे? जब आपने पास्ट में एफर्ट लगाए थे, तब जाके उस गुडविल की भी एक वैल्यू है। ठीक है, वो सारी चीज की एक वैल्यू है। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है भाई, हम इतना प्रॉफिट करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, हमारा इतना हो गया और 2 लाख का प्रॉफिट हम हर साल कर रहे हैं, भैया आपको होता रहेगा तो अनुमान लगा लोगे 10, आप सोचोगे कि ठीक है हर साल तो मेरा हो ही रहा है, बढ़ता रहेगा, तो मैं इससे इकट्ठा 10 साल का प्रॉफिट ले रहा हूँ, 20 लाख रुपए इकट्ठा करके, कैलकुलेशन करके, ठीक है, 25 लाख रुपए दे दो मुझे मेरे बिजनेस के। तो बिजनेस में सेल करने में मदद किया ना, तो इस तरीके से मदद करता है। तो ऐसे हमारे पास ये हेल्पफुल रहता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? इफ, ओके, 8 पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ समवन डिजायर टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंट मेड बाय हिम विल इनेबल द एसेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर परचेज प्राइस। आपको परचेज प्राइस पता लग जाएगा, बैलेंस शीट से आप कैलकुलेट कर लोगे। बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ आती है? आपकी बैलेंस शीट में आती है। ठीक है, कि आपकी बैलेंस शीट में गुडविल आती है, तो ये सारी चीजें भी आप सीखोगे। ठीक है, ठीक है, वैल्यूएशन करना भी सीखोगे। जब आगे जाओगे तो बिजनेस की कैसे वैल्यूएशन की जाती है, ये सब आप धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, तो यहीं से अपनी थोड़ी थोड़ी नॉलेज को बढ़ाते जाओ और उस पर ग्रिप बनाते जाओ, चीजों को सीखते जाओ
और जो आपका सिलेबस है, अब तो अपने सिलेबस पे रहो, अपने सिलेबस को मजबूत करके रखो, क्योंकि चीजें आपको धीरे धीरे आगे चल के फेस करनी है और धीरे धीरे करके रीड करना है। ये नहीं कि आप एकदम से सारी चीजों को कैच करने की कोशिश करो, ठीक है, कि नहीं मैं तो एक ही बार में सब कुछ याद कर लूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपका जो सिलेबस है, बस आपका माइंडसेट सिलेबस के हिसाब से चलना है, बस चीजों को समझना है प्रैक्टिकली तरीके से कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम पढ़े जा रहे हैं, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करो और अपने सिलेबस को अच्छे से समझो, और अपने सिलेबस को आपने अगर अच्छे से समझ लिया, चीजें तो आपको आगे चल के भी पढ़नी ही है, वो सारी चीजें वैल्यूएशन अभी, लेकिन उनकी जरूरत है नहीं। बस ये समझो कि ऐसी चीजें होती भी हैं, ये भी हम आएंगे आगे। और बट सिलेबस पर अपने फोकस करके रखो, उन्हें अच्छे से याद करो, उतना ही अगर ग्रिप बना के रख ली तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। ओके गाइस, नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, और नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप वाला आप खुद करोगे, ठीक है, कैसे हेल्प करता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, मैं बता देता हूँ। देखो कैसे मदद करता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिवालिया लिखी, दिवालिया निकल गया, मतलब हाथ खड़े कर दिए बिजनेस वाले ने। कैसे, ऐसे कि एक सत्यम कांड है, ठीक है, बहुत ही आपको ये भी पढ़ने में आएगा, आप सत्यम के बारे में ही पढ़ोगे। तो सत्यम में क्या है कि बहुत ही उसने दिमाग लगाया कि आई थिंक उसने काफी सारी कंपनीज खड़ी कर दी धोखे में। तो अभी हम इसमें डिटेल में जा रहे हैं, बस इंसॉल्वेंसी के बारे में करेंगे, सत्यम के बारे में बताऊंगा आपको, बट पहले हम इंसॉल्वेंसी समझ लेते हैं। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा सत्यम के बारे में, रिलैक्स होके, बट इसमें सिर्फ इंसॉल्वेंसी बताता हूँ कि क्या होता है इंसॉल्वेंसी। मान लो कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप ये आप हो, ठीक है, अच्छे लग रहे हो ना, स्मार्ट हो आप, ठीक है, ये आप हो, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से भी लोन ले लिया, ठीक है, और क्या था, रिश्तेदारों से रिलेटिव से भी लोन ले रखा है, पैसा ले रखा है, ठीक है, रिलेटिव अपने फ्रेंड से भी पैसा ले रखा है, ठीक है, आपने इन्वेस्टर्स का भी पैसा ले रखा है, ठीक, ओके, आपने और जो सप्लायर है उससे भी उधार मान ले रखा है। आप देख रहे हो कितनी उधारी आपने बिजनेस में कर रखी है, ठीक है, काफी सारी उधारी कर रखी है आपने, ठीक है। उधारी के हिसाब से अगर सबका पैसा जोड़ा जाए तो आपके पास इस वक्त, आपके पास ऐसा मान लेते हैं 50 लाख की उधारी है, ठीक है, 50 लाख की आपकी उधारी है, ठीक है, 50 लाख की उधारी से आपने बिजनेस, और खुद का पैसा आपने बिजनेस में कितना लगा रखा है, खुद का पैसा लगा रखा है बिजनेस में 10 लाख रुपए, ठीक है, ये पूरा 60 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है आपके। बट इसमें से खुद का पैसा कितना, 10 लाख, बाहर का पैसा है 50 लाख, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि आपका खुद का पैसा तो 10 लाख और 50 लाख बाहर का पैसा, और प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, मतलब कभी 50,000 हो जाता है साल में, कभी 1 लाख हो जाता है, कभी 2 लाख हो जाता है। तो आपको लगता है कि आप ये पैसा 50 लाख रुपए पे कर पाओगे इस तरीके से, नहीं कर पे कर पाओगे ना, और आपको कंटिन्यू एक बार लॉस भी होना शुरू हो गया, तो दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। अब आप इनका पैसा नहीं दे पा रहे, तो ये लोग आपके तो कान ही पकड़ेंगे, ये कान पकड़ना शुरू कर देंगे, सब लोग गले मन पकड़ना शुरू कर देंगे, पैसा क्यों नहीं दे रहे, टाइम से पैसा दो, हमारा हमें पैसा चाहिए। तो जब आप इस हालत में नहीं रहते कि आप दूसरों को जो उधार लिया वो पैसा पे कर पाओ, ठीक है, अपने डेब्ट्स, अपनी उधारी पे कर पाओ, आप इस कैपेसिटी में नहीं हो, तो आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, आपका दिवालिया निकल गया, आपका कचरा हो गया, आप निपट चुके हो। अब आपने हाथ खड़े कर दिए, अब आप नहीं कर पाओगे बिजनेस, ठीक है। ये कैसे पता लगता है, ये बैलेंस शीट से पता लगता है। भाई बैलेंस शीट में हमने देखा कि भैया लोन ले रखा है, इन्वेस्टर का पैसा ले रखा है, और सप्लायर से उधार ले रखा है, ठीक है, इन सब से उधार लेकर ही तो हमने एसेट्स खरीदे होंगी, इन सब से उधार लेकर ही एसेट्स खरीदी होंगी, खुद का पैसा लगा रखा है, खुद का पैसा लगा रखा है, लोन ले रखा है, इन्वेस्टर से ले रखा है, रिलेटिव से लोन ले रखा है, इतना पैसा ले रखा है, खुद का पैसा 10 लाख लगा रखा है, 50 लाख रुपए बाहर का पैसा लगा रखा है। जब कोर्ट इन सारी चीजों को देखेगा, जब आप हाथ खड़ा कर दोगे, केस कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो कोर्ट देखेगा भाई सही में इसका दिवालिया निकल रखा है, नहीं है इसकी बस की, तो फिर कोर्ट क्या करता है, इंसॉल्वेंट, शट डाउन, बिजनेस बंद,
खत्म, बिजनेस बंद हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी बिजनेस की एसेट्स होंगी वो सेल होंगी, नीलामी होगी, ऑक्शन होगा उनका, और नीलामी में जितने की बिकेंगी, जिन जिन का जैसा जैसा पैसा लगा होगा इस बिजनेस में, उस रेशो में वो पैसा बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी कि हमारी औकात है कि हम उधारी पे कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी हमारी हैसियत से बाहर जा चुकी है बात, हम उधारी नहीं दे सकते, हमने हाथ खड़े कर दिए। ओके, तो ये था आज के लिए। लास्ट वाला पॉइंट आपको खुद करना है। अच्छा, एक बार रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखो, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पेज पलटो और नेक्स्ट पेज पे देखो, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखो, सब कुछ वही है। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, एविडेंस इन कोर्ट, अदर्स में लोन लेने में हमें मदद करता है, और क्या कहते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑडिट द नेसेसिटी टू रिमेंबर द बिजनेस, मतलब मेमोरी रिप्लेसमेंट वाला भी आ गया यहाँ पर। तो एडवांटेज जो जो थे वो सारी चीजें रूल में भी आ रही है, ठीक है। और कौन सा टैक्स लायबिलिटी पे करने में, तो जो हमारे एडवांटेजेस थे वो सारे हमारे रूल हैं, ठीक है, रूल में आ रहे हैं। तो ये आपको खुद करने हैं, तो आपको तो एक फायदा हो गया, एडवांटेज कर ले तो रूल भी कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट फंक्शंस के भी वही सारे पॉइंट है। तो ये चीजें अच्छे से कर लेना, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और मौज करें। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज आपको अच्छी लग रही होंगी। काफी डीप में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली लेके जाऊँ, चीजों को ऐसे डिटेल में पढ़ाऊँ। अगर आपको लगता है कि चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही है और चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे लिए कोई सजेशन है आपके लिए तो आपके पास, तो प्लीज उसे जरूर मेरे साथ शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अच्छे से पढ़ते रहें और ईमानदारी से पढ़ते रहें। ओके, एंड टेक केयर ऑफ यू एंड बाय। अपना ध्यान रखें। ओके दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।